नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, इस सप्ताह दो ऐसी अप्रिय घटना घटी जिससे कि मैं काफ़ी आहत हो गया। एक तो चूँकि मैं चिकित्सा में आने से पहले कलाकार भी था, तो एक सुशांत सिंह राजपूत जो कि टीवी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, जिन्होंने MS धोनी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बायोपिक भी बनाई थी। उसमें काम किया था महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे क्रिकेटर हैं भारत के, उनकी बायोपिक पर पिक्चर बनाई थी। तो उनके अचानक निधन और तत्पश्चात ये छद्मवार के द्वारा, चाइना के द्वारा, जो हमारे भारत के वीर सपूतों को, जो 20 संख्या में 20 थे, उनकी निर्मम हत्या हो गई। इससे मैं काफ़ी आहत हो गया, क्योंकि मित्रों मैं व्यवसायी हूँ, चिकित्सक हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक देशभक्त भी हूँ। अगर राष्ट्र के ऊपर कोई देश अगर छद्म रूप से पीठ पर आके कोई खंजर भोंके तो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे वो गीत याद आ गई, आज हिमालय की चोटी से चीन ने फिर ललकारा है। मित्रों मैं बहुत आहत हो गया था और इसलिए मैं अपना वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया। मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लग गया। मित्रों, आज का वीडियो मटेरिया मेडिका का है। इस पे मैं आपको S3 के विषय में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और भी बताना चाहता हूँ। वो ये कि हमारे बिहार के डॉक्टर SP सिंह हैं, जिन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा में एंजाइम्स का बहुत बड़ा ही महत्व है और एंजाइम्स के द्वारा सारे रोगों का निराकरण होता है। एक व्यक्ति ने, जो बंगाल के हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ओड फोर्स की तरह का ओड फोर्स है। वनस्पतियों में ओड फोर्स होता है, जिसके द्वारा ये चिकित्सा प्रणाली में जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ काम करती है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें भ्रामकता लाने के लिए एस्टेजिक एसेंस के बारे में बताया। आज कई कंपनियां अपनी औषधियों को एस्टेजिक एसेंस का करके बेचती है कि एस्टेजिक D1 D2 D3 है, इससे हमारी बनी हुई औषधियां हैं, इनसे बनी हुई हमारे पेटेंट हैं, इनको आप परचेस करें। मित्रों, एंजाइम इज द बंच ऑफ प्रोटीन। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो करीब 1300 एंजाइम्स होते हैं, जो कि रोग में जब वो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं तो करीब 70% के लगभग एंजाइम जो हैं वो केमिकल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मल्टीपल रिएक्शंस करते हैं, जिसके कारण कुछ रोगों में उनकी कमी हो जाती है और जिसके कारण जो है सो वो जो बाधाएं उत्पन्न होती है तो उनको एंजाइम के द्वारा दूर किया जाता है। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कई 25-30%, जो सिंगल किसी एक केमिकल के साथ में रिएक्ट करती हैं और वहीं ठहर जाती हैं। तो मित्रों, एंजाइम को अगर हम कहें कि ये सारे रोगों के पीछे कारण, फलाने एंजाइम के कारण ये रोग हुआ, तो सारे रोगों में ये बात हम लागू नहीं कर सकते। जैसे सपोज के लिए क्या किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। अगर मैं ये कहूँ कि मैग्नीशियम और फास्फोरस के वजह से जो है सो सोडियम और पोटासियम की वजह से जो है सो हाइपरटेंशन में जो है सो फ्लक्चुएशन हुआ, साइनेटिक नर्वस सिस्टम जो है सो डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण जो है सो हाइपरटेंशन बढ़ा, लेकिन एंजाइम यहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व हुआ इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि
हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो एडाल्फिन एडीएस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो जब खाई जाएंगी तो वो सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है उसको अनबैलेंस कर देती है, जिसके कारण एंजाइम्स का जो है वो जो क्षमता एंजाइम का जो सेक्रेशन है वह रुक जाता है। अगर कहें कि किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया, ये अचानक से एक्सीडेंट होने वाला चीज़ है हाइपरटेंशन का, अगर वहाँ पर कहीं कौन सा एंजाइम आके इन्वॉल्व हो गया, वी हैव नो रिप्लाई। अब इसी तरह से किसी का सीक्वेंट है, ये इधर उधर देखता इधर है, बात इधर करता है, यानी कि ऐसे करके देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, इधर देख रहा है। अब ये जो जन्मजात होता है इसमें विच एंजाइम्स इन्वॉल्व, वी हैव नो रिप्लाई। क्लेफ्ट पैलेट डिजीज होती है जिसमें कोई अंग आपका शरीर के अंदर जन्मजात नहीं होता। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा जिसकी चिकित्सा भी नहीं कर सकते। न इसमें इलेक्ट्रोलाइट का चर्चा कर सकते हैं, न हेमोलाइट का चर्चा कर सकते हैं, न हम, क्योंकि ये ऑर्गन ही एक्शन से जो जन्मजात होता है। तो मित्रों ऐसे कई सारे डिजीज हैं जिस पर कि हम आगे के वीडियो में, अपने फिलॉसफी के वीडियो में बताऊंगा कि एंजाइम क्या है और ये कितना प्रतिशत हम इससे एंजाइम के मेथड से, एंजाइम इज द वे ऑफ डायग्नोसिस जिसके द्वारा हम किसी डिजीज का इलाज कर सकते हैं, बट इज नॉट ए डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, कहीं से भी टैली नहीं करता है। इसी तरह से ऑड फोर्स का अभी जो इन्वेंशन है वो मैं आपको नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अपनी ऑड फोर्स पे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ऑड फोर्स का इन्वेंशन करीब करीब 18वीं सदी में हुआ था, 18वीं से 19वीं सदी में। ये आज के किसी ये बंगाल के किसी डॉक्टर साहब का ऑड फोर्स बनाया हुआ नहीं, उन्होंने नहीं पैदा किया। ये 1800 से 19वीं सदी के आसपास में, करीब 1800 कुछ के आसपास या 1900 कुछ के आसपास में जो है सो ये किसी विदेशी वैज्ञानिक ने जो है सो इसका रिसर्च किया था। उसने जो अपने कंसेप्ट बनाए, उस कंसेप्ट में उसने कहा, उसने मैग्नेट और ब्लड वैसल्स वगैरह बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जोड़ा, जिसमें उसने डुअल पर्सनालिटी या स्पिरिचुअल डिजीजेस जैसे बीमारियों को जो है सो लेकर के, मल्टीपल पर्सनालिटी वाले बीमारियों को लेकर के उसने कहा कि आउट फोर्स के द्वारा हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। उस समय के पत्रिका में भी ये काफ़ी चर्चा में आई और करीब 1950 के आसपास के दशक में कुछ और जो वैज्ञानिक आए, जब उस पर उन्होंने उसके जो थीसिस को डिमांड किया कि तुमने कितने लोगों पर इसको ट्रायल किया, कितने, क्या तुम्हारे पास में ऑब्जर्वेशन है, तो उस समय निरुत्तर था। और उस निरुत्तर व्यक्ति का कंसेप्ट वहीं ठंडे बस्ते में बंद हो गया। बाद में हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विद्वानों ने इसको इस पैथी में ला करके जोड़ दिया। अब इसी तरह से एस्थेटिक एसेंस में ये भी 1700-1800 सन के आसपास का ये फार्मूला है, जिसमें सल्फ्यूरिक अल्कोहल और मर्क्यूरिक अल्कोहल यानी कि SOH एंड HGOS, सल्फ्यूरिक अल्कोहल और मर्क्यूरिक अल्कोहल, इन अल्कोहलों के सम्मिश्रण से औषधियां तैयार की जाती थी और इन तैयार हुई औषधियों को बॉडी पे प्रयोग करके देखा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, उसमें 1000 से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे सल्फर से एलर्जी होती है। 10,000 में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे मरकरी से एलर्जी होती है।
अब उन लोगों का जीवन जो है वो खतरे में डाल रहे थे। नतीजा कि इस थ्योरी को भी ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया और हमारे ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो विद्वान हैं ये हम लोगों के सर पे डाल दिए ये स्पेसिफिक एसेंस को यूज करिए। अब मैं कहता हूँ सीधी सी बात, सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक अल्कोहल और मर्क्यूरिक अल्कोहल को तो छोड़ दो। तुम जो घर में चाय बनाते हो सादी चाय, उसमें से चाय पत्ती को छान लो और छान करके उसी चाय पत्ती को सुखा करके उसको कपूर के सहायता से जला दो और उसके डस्ट को उठाओ चाय में घोल करके अपने पी करके दिखा दो कि हम बढ़िया से चाय पीने के बाद स्वस्थ रह गए, तो तुम्हारी इस थ्योरी को भी हम मान लेंगे, वरना भ्रम जाल फैलाने की कोशिश मत करो। मित्रों, मैं कोई सी नेपोटिज्म का शिकार नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी की कंसेप्ट को नहीं आगे बढ़ाता, न मैं किसी और डॉक्टर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाता, मैं सिर्फ मैटी के सिद्धांत को आगे बढ़ाता हूँ। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ ACE3 के बारे में। ACE3 यानी कि एस्कोफ्लोसोन नंबर 3। मैं अपने 20 मिनट्स वाले वीडियो में, जो मैटेरियमेट का मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि ACE3 स्कीम पे काम करती है। मित्रों, ACE3 को जब विदेश से हमारे देश में भेजा गया तो इसका एक नाम और भी बना, कोचलेरिया सीपी। इस नाम से ये हमारे देश में आता था JSO बर्ग कंपनी के द्वारा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में AC एक ऐसी औषधि है, इसके अलावा 2-3 औषधियाँ और हैं, जैसे S10, S11 और S12, जिनका किसी कंपाउंड में प्रयोग नहीं किया गया है। S1 का किया गया है, S1C1 के साथ में C12 बना है। उसी तरह से S2 का प्रयोग S2 और भेन1 के साथ बनाने के बाद S4 बना है, S2C17 भेन1 के साथ मिलने से भेन4 बना है, भेन2 बना है। लेकिन AC का किसी के साथ प्रयोग करके कोई कंपाउंड मेडिसिन नहीं बनाया गया, ये एक अकेली औषधि है। अब इसके कंपोनेंट्स पर आते हैं। इसमें जो है कोचलेरिया और हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस दोनों 25-25 पार्ट मिले हुए हैं। इसके अलावा स्क्रोफुलियन नोडेसा स्माइलिक्स मेडिका, अब इसमें स्क्रोफुलियन नोडेसा जो है 120, सर्सापिरेला या स्माइलिक्स मेडिका जिसको कहते हैं वो 15 पर है। अब इसके बाद कैमोमिला 10 और नेस्प्रोटियम ऑप्शनस वेरिनिका ऑप्शनलिस टुसिलागो, ये जो 8 प्लांट है वो 5-5 पार्ट मिले हुए हैं। और साथ में इसमें एक नई औषधियों का जो एडिशन हुआ, जो 9वीं औषधि है, उसका नाम है रेहमपॉल। अब ये रेहमपॉल मात्र 5 पुंड मिला है। मैं अपने S1 का जो वीडियो आप लोगों के लिए जो प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने कोचलेरिया से लेकर के जो 8 जो कॉमन प्लांट है उसके बारे में आपको मैंने बताया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें कोचलेरिया जो है वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, लंग्स कंजेशन और चेस्ट पर जो है उसका प्रभाव है। इसी तरह से मैं हाथ में ले लेता हूँ मित्रों, मैं किसी किताब को देख नहीं, तो मैं अपना ये देख लीजिए, ये मैं अपने हाथ से लिखा हूँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको मैं बस लिख लेता हूँ और वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसी तरह से हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस जो कि कैंसर, स्मॉल पॉक्स, एस्टिंजेंट, एंटी कैट्रल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव और एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, मस्कुलर को स्टिमुलेट करने वाली। मित्रों, इन सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये मात्रा में इसमें ज़्यादा मिले हुए हैं, कि इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब उसी तरह से स्क्रोफोलियन नोडेसा जो कि एक्जिमा पे काम करती है, सोराइसिस पे काम करती है, हेमोराइड पे काम करती है,
ब्लीडिंग जहाँ हो रहा है, स्वेलिंग जहाँ पर है और रैसेस जहाँ पर है, यानी कि इस बात से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर रेहम पॉल को मैं थोड़ा सा आपके सामने इलिस्ट्रेट करना चाहूँगा। रेहम पॉल एक ऐसी दवा है जो कि लैक्सेटिव औषधि है। इसके अलावा वह एंटी डायरियल यानी कि डायरिया को रोकने वाली, स्किन पर जो है उसका बहुत हल्का मात्रा में प्रभाव है, लेकिन वो एंटी एलर्जी का काम करती है। तो अब इस कारण से अब एस्ट्री की जो वर्क जो बनते हैं ये स्किन पे काम करती है, सोराइसिस पे काम करती है, जितने भी ड्राई स्किन के प्रॉब्लम है सारे जगह ये काम करती है। यानी कि एपिडर्मिस का जो ऊपर का शरीर स्किन के ऊपर का जो हिस्सा है, इस हिस्से पर जो है सो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कर, यहाँ रैसेस हो जाए, दाने निकल जाए, सारे जगह काम करेगी। इसके अलावा हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि स्टोमक है, आपके इंटेस्टाइन है, अगर इसमें भी अगर परफोरेशन हो जाए यानी कि छोटे छोटे दाने निकल जाए इंटरनल रूप में, वहाँ पर भी इसका हम प्रभाव देख सकते हैं। अगर बच्चे का डेंटल डायरिया हो रहा है या किसी को भी अगर डायरिया अगर है और वह नहीं रुक रहा है, वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जिसमें कि आपने जो औषधि प्रयोग की और वो प्रयोग होने के बाद उसे कुछ दिन तक तो निरंतर लाभ मिलता रहा और लाभ मिलने के बाद वो अचानक से लाभ देना बंद कर दिया, उस स्थिति में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब चूँकि इसका प्रभाव एंटी डायबिटिक है तो डायबिटीज से रिलेटेड ये सीधे सीधे स्टोन, चूँकि हाइड्रोसिस भी इसमें काफ़ी मात्रा में है तो ये एंटी डायबिटिक का तो काम नहीं करेगी। लेकिन किसी डायबिटिक पेशेंट को अगर स्किन के ऊपर जो रैसेस वगैरह, जो हर्पीस वगैरह हो जाते हैं, उस अवस्था में इसका प्रयोग हम करेंगे तो हमें बहुत तेज़ी से सफलता मिलेगी। अब मित्रों, इसमें वेरोनिका है। अब वेरोनिका आपको रिलेट करता है WE के साथ, तो एस्ट्री का प्रभाव WE के साथ जब आप करेंगे बहुत तेज़ी से असर करेगा। अब चूँकि कोशिकाओं पे काम लेना, तो इसके साथ C3 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप ब्लड वेसल्स के हिसाब से A1, A2, A3 का भी यूज़ कर सकते हैं। अब वेन1 का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी स्माइलेक्स मेडिका मिला हुआ है, यानी कि सर्सापिरेला। तो मित्रों, ये थी एस्ट्री के बारे में। इसके अलावा आप यूट्रस में अगर किसी को, जो महिलाओं को दाने निकल आते हैं, वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्र के अनुपात में इसका निगेटिव डोज हम ज़्यादा निगेटिव तो अभी तक प्रयोग में मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन 3rd डाइल्यूशन तक में हम इसका प्रयोग, बच्चों का जो एपिलेप्सी का केस होता है उसमें भी हम इसका प्रयोग A ग्रुप और C ग्रुप की औषधि के साथ कर सकते हैं। और उम्र के अनुपात में मित्रों इसका D2 या 2nd, 3rd, 5th, 10th डाइल्यूशंस का आप इसका प्रयोग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा, अगर सीरियस, अगर बहुत ही क्रॉनिक, अगर कोई अगर स्किन प्रॉब्लम है, अगर एपिडर्मिस का है, स्किन कैंसर टाइप का है, उसमें कहीं पिगमेंटेशन या कोई पस्सेल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में जैसे एरिथेमा वगैरह हो जाता है, तो उस स्थिति में आप एस्ट्री का लाइटर डाइल्यूशन अगर यूज़ करेंगे, जो मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है 1000 पोटेंसी या 500 पोटेंसी में, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप इसका 2 से 10 बूंद, अगर छोटा बच्चा है 5 से 20 गोली एस्ट्री का दिन भर में 3 से 4 बार, क्योंकि कैमोमिला इसमें मिला है मित्रों, इसलिए इसको भोजन से पहले ही दीजिएगा, भोजन के बाद कभी मत दीजिएगा। तो मित्रों अब यहाँ पर एक थोड़ी सी भ्रामकता आ जाती है। कुछ मित्र विद्वान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ये कह देते हैं कि D1 का प्रयोग नहीं करना चाहिए, CT का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब बहुत ही पॉइजनस चीज़ है।
इसका D2 तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। D1 D2 और CT की तो बात ही छोड़ दीजिए, D1 और D2 का प्रयोग नहीं करना चाहिए मित्रों। लोग कहते हैं D3 का प्रयोग करना चाहिए। मैं आज आपको एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आज मैं एक बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि मित्रों, मैं जो बेचता हूँ आपको D2 और D3 दोनों या और D1 दोनों ही बेचता हूँ। कुछ लोग मांगते हैं D3, मैं D3 दे देता हूँ। मगर एक चीज़ आप अगर विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मित्रों। अगर आपके पास में D1 का सेट है, अगर आप उसमें से 5-5 बूंद अगर आपने किसी औषधि का अगर मिश्रण बनाया है, कंपोजिशन किया है, या मान लेते कि एक सिंगल आपने A3 किसी को देना है आपने, तो आपने A3 का 3 ml लिया और 1:9 के रेशियो में 30 ml बनाया। ये आपका क्या बना? D1 से D2। मित्रों, जब अब किसी पेशेंट को आपने कहा कि भाई आप इसको 5 बूंद 5 ml यानी कि 1 चम्मच पानी में मिला करके आप इसको दिन भर में 3 बार पी लें। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने उसे D2 दिया है। आपने D2 उसके जुबान पे सीधे सीधे नहीं डाला है 5 बूंद, आपने कहा है 5 बूंद 5 चम्मच 5 ml पानी में मिला के पीने के लिए। अब वो 5 ml पानी क्या हो गया? वो D3 का काम कर रहा है। अगर कहीं आपने कह दिया कि 1 कप पानी में मिलाना है, 1 कप पानी कहाँ चला गया? यानी कि 100 ml वाटर, यानी 100 से 150 ml। अब 5 बूंद उसमें जब मिला तो वो करीब करीब आपके D3 या वो D4 या D6 के बराबर हो जाएगा, या फिर आपका 3rd डाइल्यूशन के आसपास में चला जाएगा। लेकिन वही 5 बूंद जब आप उसे कह देते हैं किसी क्रॉनिक केस में कि आप इसको 1 लीटर पानी में मिलाइएगा, आपका यही D2 वो 1000 पोटेंसी के आसपास में डाइल्यूट होकर के चला जाएगा। या 1000 नहीं भी है, कम से कम 200 नंबर के डाइल्यूशन तक तो हो जरूर, यानी कि उसकी निगेटिविटी बढ़, जितना आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब कुछ कंपनियां जो अपना पेटेंट बाजार में होता है, जो D2 और D1 और D2 से अपना पेटेंट बनाती हैं, अगर आपको D3 और D4 के बारे में बता करके भ्रमित नहीं करें, आप उनका पेटेंट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपको S3 और C3 का आपको D3 भी खिलवा रहे हैं और अपना एक डर्मी लोशन भी, डर्मी मिक्सचर भी आपको दे रहे जो D2 में बना हुआ है। अब ये D3 D4 जा करके उसको थोड़ा वर्क करेगा नहीं करेगा। और आपको ये भी कह रहे थे भैया, कई कंपनियों को तो मेरे जो कस्टमर है वो मुझे बताते हैं, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते बस, लेकिन वह कहते हैं कि भैया मेरा जो लेवल पे जो कंपोजिशन लिखा है उस कंपोजिशन पे ध्यान मत दो, मैंने जो इंडिकेशन में लिखा है कि ये इस बीमारी पे काम करती है और ये ऐसे खिलाना है, डोजोलॉजी के डोजेस जो मैंने लिखे बस उसको तुम फॉलो करो, इंडिकेशन और नीचे जो लिखा है मैंने वो डोज, बस इन 2 चीज़ को फॉलो। मैंने कंपोजिशन में क्या लिखा है, कितना % मिला है, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, देखो रोगी ठीक होता है कि नहीं। तो भैया आप तो रेडीमेड चाहते हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरा कंपोजिशन देख लो, अगर तुम्हारे मेरी दवा तुम तक नहीं पहुँच रही है तो मेरी दवा तुम अपने पेशेंट को उस लेवल के हिसाब से तुम कंपोज करके, अगर तुम्हारे पास में किसी कंपनी की भी हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा होनी चाहिए, थोड़ी सी भी अगर उसमें शुद्धता है तो अगर वो कंपोजिशन आप बना करके पेशेंट को देंगे, मैंने साफ लिखता हूँ कि मैं इसमें टिंचर मिला है, मैं इसमें 3rd डाइल्यूशन मिला है, मैं इसमें 5th डाइल्यूशन है, इसमें 10th डाइल्यूशन है, इसमें 1000वां डाइल्यूशन है, मैं साफ लिखता हूँ। अगर आप पेशेंट को देंगे, संभवतः आप मेरे जितना हेल्दी रूप से जो है सो मेडिसिन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं जो प्रिकॉशन लेता हूँ, आप चूँकि एक मेडिसिन के एक पेशेंट के लिए बनाएंगे, लेकिन आपकी भी मेडिसिन कम से कम 50 से 60% तक रोगी पर काम करेगी। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि अगर मेरा बॉटल भी अगर धो करके रोगी अगर दिन भर में 4 बार पी ले, या बॉटल में थोड़ी सी दवा की मात्रा रखे, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल दे
और अल्कोहल डाल के अगर उसको भी अगर हाथ पर सेक करके 50 बार अगर वो दिन भर में 10 बार करके पिएगा तो भले ही दवा थोड़ी निगेटिव हो जाएगी, उतनी काम नहीं करेगी, लेकिन दवा मेरा बॉटल का प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। और जो मैं कंपोजिशन लिखता हूँ वो भी कंपोजिशन आपको आप अपने से भी बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन भी बता दें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और मित्रों अपना कमेंट्स, अपने सुझाव हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में नीचे जा कर के अवश्य दें, क्योंकि आपका जो ये प्यार और स्नेह जो मुझ तक पहुँचता है उसका मुझे बेसब्री से इंतजार कि मैं कम से कम दिन भर में 100 बार अपने मोबाइल को ओपन करके देखता हूँ कि आपके क्या सुझाव आए हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।